नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री बाय ब्रह्मदेव सर अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जो क्लास 9th में हमने डाला था पहला चैप्टर, उसके 3 टॉपिक छूट गए थे। तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए हमें वहीं पर रोकना पड़ा था उसको। तो जो 3 टॉपिक बचे थे उसमें जो पहला टॉपिक है वो है संख्या रेखा पर बार लगे हुए प्रश्न को हल करना। ध्यान देखिए, यानी यही टॉपिक थी जो अगली टॉपिक, संख्या रेखा पर बार लगे हुए प्रश्न को हल करना। जब किसी संख्या पे बार लग जाता है तो कैसे सॉल्व होता है, जैसे पहले समझिएगा कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब ये होता है कि ये जो बार लगा है कि ये जो संख्या, जिस संख्या पे बार लगी हुई है वो बार बार आएगी। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, 6 6 6 6 ऐसे ये आता जाएगा, अनंत तक ऐसे आएगा। इस बार का मतलब यही होता है। अगर किसी भी संख्या बार लग जाएगा तो क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा। जैसे देखो मान लीजिए ऐसे लिख दिए 0.25 और दोनों पे हमने यहाँ पे बार लगा दिया, यानी ये दोनों संख्या कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएंगी। देखिए ऐसे 0.25 25 25 25 ऐसे ऐसे आती जाएंगी। 3 संख्या पर लगेगा, तीनों संख्याएं आएंगी। जैसे मान लीजिए आगे ऐसे लिख दिया गया 25, सिर्फ 5 पे लग गया है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे होगा, तो ये 5.2 ऐसे हो जाएगा। ठीक, जिस संख्या पे बार लगा सिर्फ वही रिपीट करेंगे, बाकी संख्याएं रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब 5 5 ये ऐसे आता जाएगा। अब लगभग बेसिक इसका समझ में आ गया होगा कि बार जो होता है वो क्यों लगता है, क्योंकि वो संख्या बार बार रिपीट करती है। अब ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, यही जो है इस टॉपिक में हम बताएंगे, पहले ही टॉपिक में, कि इन संख्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे एक प्रश्न लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए कि 0.5 है, इसके ऊपर बार लगा है। अब इसको मान लीजिए आपको पूछ लिया कि परिमेय संख्या में बदलिए या फिर भिन्न में बदलिए या दशमलव में बदलिए, कुछ भी। पहले हम इसको परिमेय संख्या में बदल के दिखाते हैं। पहले इसके 2 तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका ये है, आप लोग जानते भी होंगे इसको, कि जिस संख्या पे बार लगता है, यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है, एक ही संख्या बार लगा है, तो उस संख्या को लिख के नीचे 9 लिख देते हैं, 1 9। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक हो, यानी इस टाइप से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52/2 9, यानी 99 नीचे। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्यों 99 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, दोनों पे बार लगा है, इसलिए 99 हो गया। तो देख लीजिए, यानी जब 2 संख्याओं पे बार लगता है तो नीचे 2 9 आ गए हैं। ठीक, हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको परिमेय संख्या में चेंज करते हैं। चलिए अब हम आपके टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा इसका। दोनों मेथड आपको हम बताते हैं कैसे होता है। पहले जो आपकी किताबी मेथड है उसको देखिएगा, यानी जिसको बेसिक मेथड कहा जाता है इसका। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है और इस प्रश्न में पूछा है कि इसको परिमेय संख्या में बदलिए या फिर सॉल्व कीजिए, जो भी परिमेय संख्या में बदलिए 0.5। इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा, ऐसे माना 0.5, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको मान लीजिएगा x, मान लीजिए क्या है x। यहाँ पर इस 0.5 को हम लिख क्या सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 0.5 को बार लगा है तो ऐसे लिख ही सकते हैं इसको, 0.555 ऐसे ऐसे आगे। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखिएगा 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या, उसी संख्या पे बार लगा हुआ है। जितनी संख्या होती है उतना यहाँ पे गुणा करते हैं।
आगे प्रश्न है आपकी किताब में, जब किताब का प्रश्न बताएंगे तो उसमें समझा देंगे आपको। तो यहाँ पे 10 से गुणा करने पर, अब यहाँ पर देखिएगा हम इसकी जगह क्या मानेंगे, यक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ हो जाएगा आपका जब 10 से गुणा करेंगे तो 10.1 में खिसक जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5.55 ऐसे करके रिपीट करेगा ये। ध्यान से इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा यहाँ पे, और इसे जो है समीकरण 2 बना दीजिए। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। देखिए क्या होता है, जब 2 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 10x, इस साइड क्या है 1x है वो माइनस हो गया, बराबर इस साइड देखिएगा 5.555 ये रिपीट कर रहा है, इसका माइनस ये वाला 0.555 ये देखिए रिपीट कर रहा है। जब आप माइनस करेंगे इसमें तो ये कितना हो गया 9x, 10x में से 1x गया कितना बचा 9x, इसको माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा माइनस में। कैसे, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये है आपका 5.55 ऐसे ये रिपीट कर रहा है, ये 0.5 तो ऐसे लिखेंगे 0.5, ये भी ऐसे रिपीट कर रहा है, जितना ये जाएगा उतना ये भी जाएगा, यानी जब इसको घटाएंगे हम माइनस करेंगे तो ये इस साइड के सब 0 हो जाएंगे। यहाँ 10 ये 5 सिर्फ बचेगा, यहाँ कितना बचा 5, ये 9 इधर देखिए गुणे में इस साइड जाएगा क्या होगा बटे में हो गया, यानी 5/9। यही चीज हमने पहले इसके पहले जो बताया था उसमें भी यही बताया था कि अगर एक ही संख्या में बार लगा हुआ है तो क्या होता है, इस बार को हटा के एक नीचे 9 लिख देते हैं। देखिए इस मेथड से, ये बेसिक मेथड है आपका, सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है कि बार जो लगा रहता है प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। इसकी जो प्रश्नावली अभी सॉल्व कराएंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन है हम आपको बता देंगे, तो ध्यान से देख लीजिए और इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगली टॉपिक को हम बताते हैं आपको। चलिए मिटाते हैं इसको। इसके बाद जो टॉपिक है वो है परमेयीकरण। परमेयीकरण वैसे परमेयीकरण कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ये परमेयीकरण ये करता है कि थोड़ा सा और उसको सरल कर देता है। देखिए कैसे ये करता है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व करने के बाद ये आपका आ गया है 7/7, मान लीजिए यही कोई प्रश्न है, ये अभी और सॉल्व होगा। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे किसी भी प्रश्न को तो इसे गलत नहीं माना जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। तो 7/7। अब इसमें क्या करते हैं परमेयीकरण, परमेयीकरण का रूल ये है जो सदैव हर का ही परमेयीकरण किया जाता है। अगर आप अंश का कर देंगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिए, जरूरत पड़ने के हिसाब से, अगर जरूरत आपको अंश से है तो अंश से कीजिएगा, जरूरत हर से है तो हर से कीजिएगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है हर से ही कीजिएगा, क्योंकि हर को ही एक बनाया जाता है। परमेयीकरण का रूल है, हर को क्या बनाया जाता है, एक बनाया जाता है, ताकि जो भी चीजें हो ऊपर आ जाए, एकदम प्राकृतिक संख्या की तरह। यहाँ पे क्या करेंगे, करड़ी में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ परमेयीकरण जो होता है बेसिक इसका जो रूल है वो हर का ही होता है। नीचे करड़ी में 7 था, ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अब भिन्न का रूल है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, यानी ध्यान से देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे। करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, ये गुणा हुआ, ये होगा करड़ी में 7। करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, देखिए ये अंदर हो जाएगा 49, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा, यानी 7। वैसे भी आप रूल जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब सेम संख्याएं रहती हैं और दोनों करड़ी में रहती है तो इनका गुणा जो होता है, जो बेसिक करनी होती है तो उसकी करड़ी हट जाती है। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 7 करड़ी में 7 ऊपर और नीचे इसकी करड़ी हट गई, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ करड़ी में 7। यही आपका क्या है, आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए थोड़ी सी इससे एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखिए मान लीजिए कि एक प्रश्न है आपका
3 प्लस करनी में 3 अपॉन 3 माइनस 4 करनी में 3, यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका जो ये आपका परमीकरण का दूसरा क्वेश्चन है। इसको कैसे परमीकरण करते हैं ध्यान से देखिएगा, इसके हर अंश पे मत जाइएगा, हर पे देखिए 3 माइनस 4 करने में 3 है। जब इसका परमीकरण करेंगे हम तो इसके साइन के विपरीत यानी इसके साइन के उल्टा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ गुणा किसके होगा, प्लस से होगा। देखिए ऐसे 3 प्लस 4 करने में 3, 3 प्लस 4 करने में 3, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस साइन के विपरीत अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक। अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों क्या हो जाते, माइनस से। यहाँ माइनस है तो इस साइन के विपरीत सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा हो गया। अच्छा, परमीकरण से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसको काट के एक कर सकते हैं, इसके ऊपर इसका परमीकरण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये केवल जो ये क्वेश्चन है थोड़ा इससे और सरल हो जाएगा, इसी को परमीकरण ही कहते हैं। अब ये देखिए पूरा भिन्न का रूल हो गया। आप जानते हैं अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में, इसका गुणा इसमें होगा। ध्यान देखिए 3 प्लस 4 करने में 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम टू सेम है। 3 प्लस 4 करने में 3, 3 प्लस 4 करने में 3 बटे। आप यहाँ पे देखिएगा, आप चाहे गुणा के रूल से कीजिए चाहे बीजगणित का रूल लगाइए। आप बीजगणित के रूल से ही देखिए, आप पढ़े होंगे कि अगर ये कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देखिएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a की जगह 3, b की जगह 4 करने में 3, यानी ये a हो गया a माइनस बी, ये देखिए a हो गया ये a प्लस बी, ठीक। यानी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 करने में 3 का स्क्वायर। अच्छा, एक ये भी रूल है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसको देखिए a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए पूरा देखिएगा इसमें। 3 का स्क्वायर फिर 4 करने में 3, इसका स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 करने में 3। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 9, और 4 करने में 3 का स्क्वायर, 4 का करेंगे तो 16 होगा, और करने में 3 का करेंगे तो करनी हट जाएगी, ठीक। करने में 3 का करेंगे तो करनी हट जाएगी, 16 ये हो गया और ये 3 हो जाएगा, 16 या 48 हो गया, ये आपका 9 माइनस 48। चलिए आगे देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 9, इसको सॉल्व करेंगे तो अभी सॉल्व किए हैं, इसका क्या हो गया 48 प्लस 48, ये हो जाएगा 2 3 6 और चौके 24, 24 करने में 3 बटे 9 माइनस 48। अब देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 48 जोड़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57 प्लस 24 करने में 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39। ध्यान से देखिए माइनस 39, ये 48 बड़ा था, इसमें 3 कॉमन भी हो सकता है, 3 कॉमन करके काट देते हैं। इसमें 3 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 19, 19 3 57, और यहाँ बचेगा आपका 8 करने में 3। नीचे है आपका माइनस 39, काट दीजिए, 3 13 बार कटेगा, 13 3 39, ये आपका आंसर क्या आ गया 19 प्लस 8 करने में 3 माइनस, यहाँ आगे लगाइए चाहे नीचे लगाइए कोई दिक्कत नहीं उससे, यही आपका क्या है आंसर है परमीकरण का। परमीकरण कैसे किया जाता है समझ में आ गया होगा, सदैव हर के विपरीत चिन्ह से ही परमीकरण किया जाता है। जो भी हर रहेगा, ध्यान देखिएगा यही हर है, 3 4 करने में 3, देखिए यहाँ पे भी है, बस इसके साइन का विपरीत हुआ है, ये माइनस था यहाँ क्या हुआ प्लस, यहाँ प्लस, ऊपर नीचे गुणा हो गया। आप इससे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा हर से ही परमीकरण कीजिएगा। तो ये भी आपकी टॉपिक लगभग क्लियर हो गई है। अब जो अगली टॉपिक है, जो क्लास 9th में हमने देखा है, बुक में कुछ जो है बेसिक दिया गया है घात घातांक का, तो उस घात घातांक के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक ही है सिर्फ,
उसके बारे में हम जो है आपको कुछ बता देते हैं। घात घातांक से संबंधित प्रश्न। घात घातांक, पहले से कुछ फॉर्मूले लिखिए। जैसे ये है a की पावर m इंटू a की पावर n। जब बेस सेम टू सेम होता है, ध्यान दीजिए, ये आधार है, ये घात है, ठीक, यानी ये आधार है, ये घात है। जब आधार एकदम सेम होता है तो इसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन बीच में गुणे का चिन्ह होना चाहिए। अगर गुणे का चिन्ह है और इसके आधार सेम है तो इसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक। और दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे भाग का साइन है, क्या साइन है, भाग का साइन है, आधार सेम है और यहाँ पे भाग का साइन है, तो इसके घात क्या होते हैं, घट जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। देखिए ये इस रूप में भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, a की पावर m अपान a की पावर n, ये दोनों सेम रूप है, इसमें विचलित मत होइएगा। बस यहाँ पे भाग का साइन लगा दिए हैं और ये अपान में है। चलिए और कुछ बेसिक रूल देखते हैं। तीसरे में देखिएगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेस समान था। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी पावर यानी घात को समान कर दें, जैसे मान लीजिए a के पावर p है और गुणे b के पावर p है। अब यहाँ पे क्या है, p और p, यानी घात इसकी क्या है, समान है, लेकिन इसका आधार समान नहीं है, क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, a b के पावर p। ये आप कर सकते हैं। और कुछ रूल है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए a की पावर हमने m लिख दिया है, अगर हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे, इसको हर के रूप में ले जाएंगे, तो यानी ध्यान दीजिए, अगर ऊपर है नीचे ले जाएंगे तो इसका घात का साइन चेंज होगा, सिर्फ घात का होगा, बेस का नहीं होगा। देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m। मान लीजिए कि ये है a की पावर माइनस m, अगर होता इसका साइन नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। साइन क्या होता है, इसकी घात का चेंज हो जाता है गुणे और भाग के रूप में। तो इसके कुछ बेसिक है, बस इससे ज्यादा नहीं है आपके बेसिक में, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। इसके बाद आपकी जो है हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। हम आपके सरकारी किताब की जितने भी प्रश्न हैं सब जो है इस वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने उस सभी कॉन्सेप्ट को बता दिया है। अगर आप सभी कॉन्सेप्ट ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम इसका प्रश्नावली का आप जो है एक एक प्रश्न आपका सॉल्व करा देते हैं। चलिए, एनसीईआरटी का 1.1 ध्यान दीजिएगा, हम एनसीईआरटी का ही सॉल्व करा रहे हैं, यानी जो सरकारी बुक है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें प्रश्न है, ध्यान देखिएगा, आप अपनी किताब में भी देखिएगा। पहला प्रश्न लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहला ही क्वेश्चन है। क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये पहला क्वेश्चन है इसका। और उस प्रश्न में आगे में देखिए क्या लिखा है, क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है? ठीक, ये भी पूछा है, क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग ये चीज हमको ये बताइए, मान लीजिए इसमें हम लिख रहे हैं 0/5 और एक और प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ पे 5/0। इसमें जो है 5 से भाग दिया जा रहा है, किसमें दिया जा रहा है, 0 में दिया जा रहा है,
और यहाँ पे 0 से भाग दिया जा रहा है किसमें, 5 में। तो बताइए भाग देने पर क्या आएगा। जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी संख्या से यानी किसी भी पूर्णांक से, यहाँ ये नहीं कि प्राकृतिक संख्या ही हो, कोई भी पूर्णांक हो, माइनस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तब क्या मान आएगा, और जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तब क्या मान आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। लेकिन जब हम 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो उसका मान आता है इनफाइनाइट। क्या मान आता है, इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको हमने जो है पहले ही टॉपिक में बताया था, यानी पहले ही वीडियो में, कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं वे क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन शर्त हमने बताई थी कि वहां पे Q जो है 0 नहीं हो सकता, सिर्फ Q 0 नहीं हो सकता, P कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, लेकिन Q सिर्फ 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे Q 0 नहीं है, ऊपर 0 तो हो ही सकता है, यहाँ पे क्या है, Q 0 नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, है, यानी ये वाली क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए नीचे P/Q, यानी यहाँ पे इसका Q देखिए 0 आ रहा है। हमने बताया था कि Q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में। अब आपको पहला प्रश्न यहाँ समझ में आ गया होगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो लीजिएगा हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वो 0 आता है, यानी 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसी का, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वहां पे लिखे भी थे हम P/Q के रूप में, यानी ये क्या है आपका, जैसे ये हमने लिखा था, इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, 0। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 0/5 इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तो ये P और Q क्या है, 0 और 5 पूर्णांक ही है, यानी इसका प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपका है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है आपको, 6 परिमेय संख्या आपको बतानी है। हमने जो है पहले वीडियो में जब हम बता रहे थे इसमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना, तो देखिए वही प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया था कि जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें आप एक जोड़कर इन दोनों में गुणा कर दीजिएगा। ठीक, यही बहुत बताए थे। यानी यहाँ कितना है, 6, इसमें एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7, यानी 7 से इन दोनों में गुणा कीजिएगा। ध्यान देखिए कैसे, और ये भी ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, कोई 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 6 पूछा है। तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 3 को ये लिख सकते हैं 3/1, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या बन गई। यहाँ क्या है 4/1, ये पूछा क्या है 6 परिमेय संख्या, एक जोड़ दीजिए, ये हो गया 7। अब 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, देखिए 3 × 7, यहाँ हो जाएगा 1 × 7, इसमें हो जाएगा 4 × 7, ये हो जाएगा 1 × 7। अब गुणा कर दीजिए, 3 × 7 का क्या करेंगे, कितना होगा 21/7, ये हो जाएगा आपका 28/7। दोनों परिमेय संख्या बन गई। पूछा है 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या देख लीजिए आप, इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या है, यानी क्या हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक हो गया 27/7। यही 6 परिमेय संख्या है, इतनी आसानी से निकल गई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्या बोलेगा उसमें एक जोड़कर इसके अंश और हर में दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद उसके बीच में जो होगा
वो सभी संख्याएं निकल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने 7 6 बोला था, 7 से गुणा की 21/7 और यहाँ पे 28/7। इसके बीच में देखिए 22 23 24 25 26 27 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, यानी आपकी ये परिमेय संख्या को निकल गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है। आप लोग वीडियो रोक के पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें जो है मिलाइएगा ऑन करके। ध्यान देखिए 5 परिमेय संख्या है, तो अब क्या कीजिए 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, देखिएगा 3/5 यानी गुणे 6 गुणे 6, इसमें देखिएगा 4 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6। गुणा कीजिए कितना हो गया 18, ये हो गया आपका 30, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो गया आपका 30। 5 परिमेय संख्या बोला है, पांचों देख लीजिए, यहाँ पे हर समान है। 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, देख लीजिए क्रम से। एक हो गया आपका 19/30, दूसरा हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 18 और 24 के बीच में ये पांचों जो है निकल गई परिमेय संख्या। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सत्य और असत्य बताना है। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, चौथे का भी पहला है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य असत्य आपको बताना है। क्या ये सत्य है? हमने पहले ही वीडियो में और पहले शुरू में ही बताया था, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं यहाँ पे, क्या वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं? श्योर है, यानी ये 1 2 3 से शुरू हो रहा है, इसके अंदर भी तो 1 2 3 सभी संख्याएं आ जाएंगी। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी ये कथन आपका क्या है, ये कथन आपका सत्य है। चलिए दूसरा देखिए, इसमें दूसरा इसका है। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, पहले पूर्णांक में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इस टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और दोनों इनफाइनाइट तक जाते हैं और 0 सहित होता है प्रत्येक पूर्णांक। और हमने पूर्ण संख्या क्या बताया था, अभी बताया है 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं। क्या आप बताइए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? सभी पूर्णांक हमसे ये बताइए, क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या -3 पूर्ण संख्या है? नहीं है। सिर्फ 0 के इस साइड जितनी संख्या है वही पूर्ण संख्या है, यानी इसका मतलब ये कथन गलत है। ये कथन बोल रहा है कि सभी पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो ऐसा है नहीं, -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है, आपका गलत है। चलिए तीसरा भी देख लीजिए ऐसे, ये लास्ट प्रश्न है आपका। तीसरे प्रश्न में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या परिभाषा था? जो P अपान Q के रूप में होता है। पहली चीज, ये क्या होता है? P अपान Q के रूप में होता है, यानी ये भिन्न में होता है, यानी बटा में होता है। इसको एक एग्जाम्पल में इसको समझिए, 5/3 ये परिमेय संख्या है। तो क्या पूर्ण संख्या 5/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। पूर्ण संख्याएं सदैव एक ही रूप में होती हैं, वो भिन्न में नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या है? भिन्न में नहीं होती हैं, जबकि परिमेय संख्या टोटली भिन्न में होता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे यहां पे ये परिमेय संख्या 5/3 है, तो 5/3 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये भी क्या है? आपका गलत है। अब ध्यान दीजिए, आपका 1.1 समाप्त हो गया है, यानी 1.1 में 4 प्रश्न था। उन चारों में जो भी 1-1, 2-2 प्रश्न थे, हमने सभी प्रश्न जो है एक तरफ से सॉल्व करा दिए। चलिए 1.2 में देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो भी प्रश्न, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये प्रश्न नहीं समझ में आया। चलिए 1.2 देखते हैं। 1.2 इसका पहला प्रश्न है, इसमें भी आपको सत्य और असत्य बताना है। इसमें जो है आपके 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न इसका है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। पहले आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए। पहले हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, हमने सभी टॉपिक बता दिए थे। अगर आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिए तो ये आप अपने आप बता सकते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने देखिए एक डायग्राम से समझाया था, ऐसे ही बनाए थे, ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्या को 2 भाग में डिवाइड किया गया था, ऐसे करके। पहली थी आपकी परिमेय संख्या, दूसरी थी अपरिमेय संख्या। हमने बताया क्या था? हमने ये बताया था कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, यानी दोनों की बात कर रहे हैं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। यानी दोनों मिलाकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्या की बनती हैं। यानी जितने भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्याएं हैं, जितने भी अपरिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक होती हैं, जितनी परिमेय वो भी वास्तविक होती हैं। यानी पहला कथन क्या है आपका? सत्य है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी क्या बोल रहा है? प्रत्येक बिंदु करणी में यम के रूप का होता है। करणी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए प्राकृतिक संख्या ही समझते हैं। तो क्या संख्या रेखा पे हम करणी में यम को प्रदर्शित कर सकते हैं? पहली चीज। और संख्या रेखा पे ध्यान से देखिएगा, प्रदर्शित तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संख्या रेखा पे जो प्रदर्शित किया जाता है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक को किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर करणी में यम का मान सॉल्व करने पर पूर्णांक आ रहा है तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाएगी। अगर पूर्णांक नहीं आ रहा है तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ध्यान दीजिए, जैसे करणी में यम की जगह एक प्राकृतिक संख्या बोला गया इस प्रश्न में, तो हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, करणी में 16 कर देते हैं। 16 प्राकृतिक संख्या है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये पेयर बनाएगा 4 4 का, यानी ये करनी से बाहर आ गया। यानी करनी में 16 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए हम यहां पे करनी में 17 लिख दें, ये करनी से बाहर नहीं आ पाएगा, यानी ये पूर्णांक नहीं है, ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हो सकता। जब तक कोई पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि करनी में 16 परिमेय संख्या है और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये पूर्णांक के रूप में आएगा। अतः इसको संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते। अब प्रश्न ध्यान से देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी में के रूप होता है तो प्रत्येक बिंदु तो नहीं होता। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। ये सभी बिंदु की बात कर रहा है। अगर इसका कथन सत्य होता तो करनी में 17 भी आपका संख्या रेखा प्रदर्शित हो जाता। ठीक, यानी जो पूर्णांक होते हैं वही सिर्फ संख्या रेखा पर प्रदर्शित होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे पूर्णांक बनाइए आप लोग, जैसे ऐसे बना लीजिए संख्या रेखा, यहाँ 0 इधर पॉजिटिव वाला, इस साइड निगेटिव वाला। आप ही बताइए कि करनी में 17 कहां आएगा। ये 4 आपका तो यहां मिल जा रहा है संख्या रेखा पे, लेकिन करनी में 17 कहां आएगा, इसके बाद तो 5 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, यानी करनी में 17 इसको संख्या रेखा पे नहीं प्रदर्शित कर सकते जब तक वो पूर्णांक के रूप में न आ जाए। यानी ये कथन आपका जो है गलत है। ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा देखिए, इसमें आपका तीसरा, पहला सत्य था दूसरा असत्य है। तीसरे प्रश्न बोला है, तीसरा प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले ही क्वेश्चन का डायग्राम यहां पे लीजिए। हमने बताया था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसके 2 पार्ट हमने बताए थे, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। यानी सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, यानी सभी वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय होती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि सभी वास्तविक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं। हमने बताया कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। यानी मान लीजिए कि यहां पर जैसे हमने लिख दिया आपका 5/3, सॉरी हमने यहां पे लिख दिया आपका 5/4, ठीक, 5/4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 5/4 परिमेय संख्या है और ये संख्या वास्तविक संख्या भी है, आप जानते हैं। लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, यानी सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। यानी ये भी कथन क्या है आपका, गलत है। चलिए, एक 3 ही क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे प्रश्न में लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। फिर प्रश्न में यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, यानी आप ऐसे पूर्णांक बनाते हैं ना, इस साइड माइनस वाला इस साइड प्लस वाला, तो धनात्मक यानी प्लस वाली बात कर रहा है। क्या सभी धनात्मक जो पूर्णांक है वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय। मान लीजिए कि ये बोला है कि नहीं, ठीक है, तो जायज बात नहीं है इसका। लेकिन जैसे मानिएगा, माना हम एक संख्या लेते हैं, करनी में 16 ले लेते हैं और एक करनी में 14 ले लेते हैं, 2 संख्या आप समझिए। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है,
कंफर्म है, धनात्मक पूर्णांक ये 16 और 14। इसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब करड़ी, जैसे देखिएगा इस तरह समझोगा। 16 और 14 धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? अगर हम इसको बोल दें कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इस पे करड़ी लगा देते हैं, यानी इसका पेयर बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 2 गुणे 7। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका पेयर बना के बाहर आ जाएगा। पेयर बना के क्या होगा? इसका 4 आ गया। अब इसका पेयर नहीं बनेगा, ये अंडर रूट यानी करड़ी में 14 ही रह गया। तो जो करड़ी से बाहर आ जाता है वो तो परिमेय हो जाता है, यानी ये आपका परिमेय है और ये बाहर नहीं आ पाया तो ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये बोल रहा है प्रश्न में कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये गलत है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। देखिए ये भी सभी धनात्मक, मतलब यहाँ पे दिए थे ना, करड़ी में 16 धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल हमें परिमेय मिला है, यानी ये कथन गलत है। ये आपसे पूछा है कि इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल ये 16 वाला दे दीजिए, करड़ी में 16, यही आपका क्या है? एग्जाम्पल है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कहाँ करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब वीडियो में जाके देख लीजिएगा, करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, वहां पे हमने प्रदर्शित इसको किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका ये 1.2 समाप्त हो गया। अब 1.3 पे आ जाते हैं। ये 1.3 पे इसके जो है पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि ये प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। ये आपसे पूछा है कि ये शांत है कि अशांत है, ये दशमलव किस टाइप का है। दशमलव 2 ही टाइप का, या शांत होगा या अशांत होगा। अगर वो अशांत होगा तो एक तो आवर्ती हो सकता है, दूसरा अनावर्ती हो सकता है। पहले इसका डायग्राम देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। बताएंगे फिर से। दशमलव संख्या 2 टाइप की हो जाती है। पहली होती है शांत और दूसरी क्या होती है? अशांत। अशांत 2 टाइप की होती है। एक होती है आवर्ती जो रिपीट करती है, और दूसरी होती है अनावर्ती जो रिपीट नहीं करती है। ठीक, यही टाइप होता है। अब आपको यही बताना है कि वो दशमलव संख्या जो दिया गया है, जो भिन्न ग्रुप में दिया गया है, उसको दशमलव में बनाना है और फिर दशमलव बना के ये बताना है वो शांत है कि अशांत। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसके क्वेश्चन है, पहले सभी क्वेश्चन लिख देते हैं। 36/100 ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, यानी ये है आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2/11 और इसके चौथा क्वेश्चन है आपका 329/400। 329/400। आपको यही बताना है कि ये दशमलव किस प्रकार का है। इसको दशमलव बनाकर आपको यही बताना है। एक चीज तो आप भाग देकर भी बता सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, पहले प्रश्न को हम लेते हैं। पहला वाला प्रश्न 36/100। पहले इसको दशमलव करने की इस 100 बट्टे में किससे भाग देंगे? देखिए ऐसे 36 से भाग नहीं जा रहा है। 0 दशमलव लगाए, 0 बढ़ेगा, 3 बार गया, ये 300 हो गया। घटाएंगे तो 60 आ गया। अब एक 0 बढ़ गया, दशमलव लगाने के बाद 0 अपने आप आता है। ये कितनी बार गया? 6 बार। ये सब कट गए, यानी अब ये भाग नहीं जाएगा, खत्म हो गया। ये सब के सब कट गए यहाँ पे, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 0.36। तो ये शांत है कि अशांत? शांत है क्योंकि ये कट गया है।
तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, शायद हम उसमें नहीं बताए थे, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न को इसको नोट कर लीजिए, इसी को आगे बताते हैं। जैसे बिना भाग दिए कैसे बताएंगे आप कि ये शांत है कि अशांत है, तो ध्यान दीजिएगा, इस जो भी भिन्न दिया जाएगा इसकी हर को आप इसके हर का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, गुणनखंड। पहले इसको गुणनखंड, अंश का मत कीजिएगा, सिर्फ हर का। तो इसका हो जाएगा आपका, यही आपका होगा 2 दूना 4 पंजे 20 पंजे 100। अगर आप इसको थोड़ी मैथ के फिजिक्स के रूप में लिखेंगे, फिजिक्स वाली मैथ में, तो इसको ये लिख सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। अगर किसी भी भिन्न का, ध्यान दीजिए, किसी भी भिन्न का हर यदि 2 के गुणनखंड के रूप में है, ठीक है, किसके है, 2 के गुणनखंड के रूप में है, या 5 के गुणनखंड के रूप में है, ठीक, या फिर 2 और 5 दोनों के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, तब वो शांत दशमलव संख्या होती है। बिना भाग दिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे? यदि हर सिर्फ 2 का गुणनखंड बनाता हो, या फिर सिर्फ 5 का गुणनखंड बनाता हो, या फिर 2 और 5 दोनों का गुणनखंड बनाता हो, वो जो है शांत दशमलव संख्या होती है। तो यहाँ देखिएगा 2 और 5 का ही सिर्फ गुणनखंड बनाया जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है। क्या है? शांत दशमलव संख्या है। ठीक, अब हम भाग नहीं देंगे, इसी तरह से बताएंगे। आप भाग देकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अगर कोई और भी संख्या एंट्री ली, यहाँ पे किसी भी संख्या का यहाँ गुणनखंड आया, वो शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, वो शांत दशमलव संख्या नहीं होगा। चलिए इसे दूसरा देखिए। दूसरे वाले प्रश्न में क्या है? 1/11 है आपका। अब आप भाग दीजिएगा, ठीक है, भाग देके देख लीजिएगा, ये नहीं कटेगा, ये अशांत है। हमने जो रूल बताया था कि इसके हर का गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड वही होगा 11। यहाँ पे 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, 11 है, यानी ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। इस तरह से 2/11 भी आपका क्या होगा? अशांत होगा। अब 329/400 को देख लेते हैं। 329/400 ये कौन सी दशमलव संख्या है, इसको देखिए। भाग देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, भाग देके आप चेक कर लीजिएगा, वो बता दिए हैं। आप इसका गुणनखंड कीजिएगा। 329/400 का जब आप गुणनखंड करेंगे, ध्यान देगा, 200 बार कैंसिल होगा, 200 बार, 2 50 बार, 2 25 बार, 5 5 बार, 5 ही बार, ये इसका फैक्टर हो गया, यानी गुणनखंड हो गया। देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों हैं, यानी ये क्या है? शांत दशमलव है। कौन सी दशमलव संख्या है आपकी? शांत दशमलव संख्या है। ठीक, चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन थे जो छूट गए हमसे। चलिए तो देख लेते हैं, तो छूट गए, हम क्लियर नहीं किए उन क्वेश्चन को। चलिए, ये 5वां क्वेश्चन है, इसका 4 सही 1/8। इसको सॉल्व कीजिए पहले। 8 चौके 32 से 33/8। क्या ये शांत है कि अशांत? हर का जो इसका गुणनखंड कीजिए, 2 × 2 × 2
2 आ रहा है, शांत है। क्या है आपका ये? शांत है। अब लगभग समझ में आ गया आप लोगों को। एक और क्वेश्चन था 6वां, इसमें है आपका 3/13। तो ध्यान दीजिए 13 है ना तो 2 का गुणनखंड है ना तो 5 का गुणनखंड है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अशांत। क्या हो गया आपका? अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसका है, क्या आप जानते हैं कि 1/7, देखिए प्रश्न में दिया है 1/7 बराबर 0.142857 ये दिया है। बार लग गया है कि ये रिपीट कर रहा है। बार का मतलब ये होगा कि ये बार बार ऐसे आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 5/7 और 6/7 का मान बताइए। लेकिन कुछ शर्त भी है इसकी कि इसको आप भाग नहीं दे सकते, बिना भाग दिए आपको इसका मान निकालना है। सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए ये दे दिया है। तो ध्यान देखिए, ये 1/7 का मान है। आप 2/7 करने के लिए आप 2 से गुणा कर दीजिएगा। 3/7 का मान निकालेंगे 3 से गुणा कर दीजिएगा। 4/7 का मान निकालेंगे 4 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक, इसमें आप गुणा करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 प्रश्न है। ध्यान दीजिए, जो आज पढ़ाए हैं अभी इसी वीडियो में वही प्रश्न आया है। 0.047 के ऊपर बार 0.001 इन तीनों पे बार, इन तीनों से यानी संख्या रेखा का प्रश्न आप पे आ गया है। तीसरा प्रश्न यही है। जैसे हमने बेसिक वाला बताया था आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे ये पहला है 0.6 के ऊपर बार लगा है, तो हमने बताया था जितनी संख्या बार लगता है उतना नीचे 9 आ जाता है। ये क्या हो जाएगा? एक संख्या पे लगा है तो 9 आ गया। कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 2/3 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सिर्फ एक संख्या पे बार लगाया है, यानी 0.47 सिर्फ एक संख्या पे बार लगा है। इसका मतलब पहले समझिएगा, इसका मतलब यही होगा 0.47, ये 4 रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ 7 रिपीट करेगा, क्योंकि सिर्फ 7 पे लगा है। लेकिन इसको कैसे परिमेय संख्या में इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले पूरी संख्या लिख लीजिए। कितना हो गया? 47। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतना इसको घटा दीजिए। यानी 4 पे बार नहीं लगा था, 4 हमने घटा दिया। फिर बटे, जितनी संख्या पे बार लगता है उतना नीचे 9, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं जिसके बार नहीं लगा होता उतना 0। एक संख्या पे बार नहीं लगा, एक 0 हो गया। सॉल्व कीजिए, 47 में से 4 गया 43, 43/90। ये आपका आंसर आ गया। एक और देखिएगा, 0.001 तीनों पे बार लगा है। आसान सा है, 3 संख्याओं पे बार लगा है, नीचे 3 9 होगा, यानी 0.001/999। और 0.001 का कोई मतलब है नहीं, ये आपका होगा 1/999। ये आपका आंसर हो गया। आपके ये तीनों प्रश्न इसके हो गए, संख्या पे जो बार लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में है, पर सुनिएगा प्रश्न, 0.999 ये बार बार रिपीट कर रहा है। ये पूछा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए इसको। ठीक है, क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक, छोड़िए इसको,
अभी प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 ऐसे लिखा है 0.999 ऐसे करके रिपीट कर रहा है। ये पूछ रहा है कि इसको प्रश्न में कि P/Q के रूप में लिखिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अच्छा, पहले इसको लिख क्या सकते हैं, बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, मतलब यही हुआ जब कोई चीज बार बार करता है तो बार लगा देंगे तो हो गया। अब हमने ये भी बताया कि इसको परिमेय संख्या में कैसे चेंज करते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है, सिर्फ एक संख्या पे बार लगा है, इसका मतलब अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो नीचे क्या एक ही 9 आएगा, क्योंकि एक ही संख्या है, 9 से 9 कट गया, इसका आंसर क्या होगा 1। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 में है, प्रश्न नंबर जो 5 है ये आप ही लोग कीजिएगा, प्रश्न बता देते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 1/17। अब क्या ध्यान, ये शांत नहीं होगा क्योंकि हमने बताया था या तो 2 का गुणनखंड या 5 का, या फिर 2 और 5 दोनों का गुणनखंड होता है हर में, तभी वो शांत होता है। यहाँ 17 है, शांत तो होगा नहीं, ये अशांत है। अब ये पूछ रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं भाग देने पर ये पुनरावृत्ति मतलब कि अनावर्ती बन जाती है, ठीक है, यानी रिपीट करेंगी या आवर्ती बनेगी या फिर अनावर्ती बनेगी, कितनी संख्याओं कितना भाग देने पर। अब इसको भाग दीजिएगा, ये भाग काफी बढ़ी जाएगी, आप भाग देकर देखिएगा कि कितनी संख्याओं के बाद ये रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमें वैसे समझा रहे हैं, कोई भी संख्या है, मान लीजिए यही सॉल्व करने पर हो सकता है कि ये काफी बढ़ी जाए, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 आप भाग देकर चेक कीजिए कि वो कितनी संख्या पर रिपीट कर रही है। तो जिस संख्या पर रिपीट करेगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा 1 2 5 3 4 ऐसे बार लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, केवल समझा रहे हैं, आप भाग देकर आंसर निकालिएगा इसका। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में है P/Q जहां Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? अभी समझाए हैं कि कोई P/Q के रूप में है, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, वो बोल रहा है कि कोई भी P/Q के रूप में कोई संख्या है और ये भी बोल रहा है कि इसको भाग देने पर वो शांत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शांत दशमलव बन जा रहा है, शांत दशमलव संख्या ये बन जा रहा है। अब ये प्रश्न में पूछा है कि Q जो ये Q है यानी हर है, ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी लिख दिया है Q जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये किस रूप को फॉलो कर रहा है, किस गुण को फॉलो कर रहा है, यानी किस नियम को ये फॉलो करता है, ये जो Q है। अभी इसके पिछले प्रश्न में हमने बताया भी था, शायद पहले प्रश्न में, इसी के 1.3 के पहले प्रश्न में यही बताए थे हम कि यदि Q यानी हर यही है, यही आपका क्या है, हर है, यानी यही हर अगर 2 के गुणनखंड के रूप में है, किसके? 2 के गुणनखंड या 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड या फिर 2 गुणे 5 दोनों के गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड अगर इस रूप में है तो ध्यान दीजिएगा वो शांत दशमलव संख्या होता है। अगर इस रूप में है तब इसका मतलब Q किस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी अगर Q 2 के गुणनखंड के रूप में है या फिर 5 के गुणनखंड के रूप में या फिर 2 गुणे 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में है तो इस रूल को फॉलो करेगा, यही इसका नियम है और यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए
जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती हैं। 3 संख्याएं लिखिए, 3 संख्याएं लिखिए जो अनावसानी व अनावर्ती हो। बात वही है, अनावर्ती हो मतलब जो रिपीट नहीं करती है, यानी जो परिमेय संख्या है ही नहीं, जिनके ऊपर बार नहीं लग सकता, वही होती है अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी मतलब अशांत, जो शांत ना हो। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ही ना करे, बिना रिपीट के चलती है। ऐसे प्रश्न आप 3 एग्जाम्पल आपसे पूछे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, मैंने बताया था, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो रिपीट नहीं करती हैं, अशांत भी होती हैं और रिपीट भी नहीं करती हैं। यानी अपरिमेय संख्या का ये रूप पूछा है। आप करणी में भी किसी भी संख्या का, जो करणी से बाहर न निकल पाए, किसी भी संख्या को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए करणी में 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अनावसानी और अनावर्ती हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। जैसे लिखिए करणी में 6, करणी में 7, 3 बोला था, मैं 3 बता दिया आगे, ठीक है। अनावसानी हो और अनावर्ती हो। अब मान लीजिए जैसे ये तीनों आंसर आप लिख दीजिएगा, लेकिन समझा रही, ये दूसरा समझ लीजिएगा कैसे। अनावसानी मतलब ये शांत ना हो। जैसे मान लीजिए कोई आप सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद ऐसा आंसर आ रहा है 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 4 0, फिर 1 ऐसे आ रहा है। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ध्यान देखिए, 1 के बाद 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, रिपीट नहीं कर रहा है। और ना तो ये कट रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अनावसानी और अनावर्ती है। ऐसे आप जब करणी में 5, करणी में 6 और करणी में 7 का मान निकालेंगे तो अनावसानी और अनावर्ती ही आएंगे। आप सिर्फ एग्जाम्पल में यही तीनों लिख लीजिएगा। ये भी दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि करणी में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी अनावसानी और अनावर्ती ही होती हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, बस वो करणी से बाहर न आ पाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। 8 में है 5/7 9/11, 5/7 और 9/11। इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? 3 अपरिमेय संख्या। परिमेय नहीं बताना है जैसे सॉल्व करा रहे थे, अपरिमेय बताना है। अपरिमेय संख्याएं इस तरह रूल से जो बताया वैसे नहीं निकलती हैं। ये डायरेक्ट अपने मन से बना दीजिए इसको, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो पहले इसका हम भाग कर देते हैं, देखते हैं कि ये संख्या कहाँ तक जा रही है दशमलव में, क्योंकि इसका आंसर हम दशमलव में ही बताएंगे। देखिए भाग करते हैं। 5/7, 5/7 से अब भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 0.7 49, फिर 1 बचेगा तो 7 एकम 7, 3 7 चौके 28। मान लीजिए ये आ रहा है आपका 7.714। फिर 9/11 को देख लीजिए। आप जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.888 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका जो है 9 फिर रही 8 1 8 1 रिपीट कर रहा है। आप भाग देके देख लीजिएगा इसका। ठीक, यानी आपको 0.71 और 0.81 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताना है। सॉरी यार, 3 अपरिमेय संख्या बताना है। तो 3 अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय का मतलब जो अशांत हो और अनावर्ती हो। इन तीनों के बीच में कोई भी 3 बना लीजिए। आप अपने मन से भी बना सकते, जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही बनाए। देखिए मान लीजिए ऐसे बना लीजिए 0.72 722 7 7 ऐसे करके, जो न तो अशांत हो और न ही रिपीट करे, ऐसे बना लीजिए। दूसरा ये भी बना लीजिए 0.8 0 8 00 8 000 8 4 0 ऐसे करके बना दीजिए।
एक और बना लीजिए, मान लीजिए 0.75, फिर 7.55, फिर 7.55, ऐसे करके ही हो गई थी। अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में वो संख्याएं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। ये काफी बड़ी प्रश्नावली है, लेकिन आपके सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 9वें प्रश्न में भी आपसे जो है 5 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, सिर्फ यही बताना है आपको। इसमें पहला प्रश्न है करणी में 23। सभी प्रश्न लिख देते हैं, एक ही साथ सभी को सॉल्व किया जाता है। 225। तीसरा है आपका 0.3796, 0.3796। प्रश्न नंबर 4 7.478, 478, और ये ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है। फिर एक और है, ये है आपका 1.01, फिर 001, फिर 001, फिर 401, ऐसे ऐसे ये आ रहा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, सिर्फ यही आपसे इस प्रश्न में पूछा है। ठीक, करणी में 23 को देखते हैं। पहला, क्या करणी में 23 करणी से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। करणी में 23 यानी 23 का कोई गुणनखंड नहीं है, यानी ये क्या है आपका अपरिमेय। सीधा बात, जो संख्याएं करणी से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय होती है। अपने दिमाग में भर लीजिए, जो संख्याएं करणी से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय होती है। दूसरा देखिए, दूसरा है करणी 225। ठीक, इसका गुणनखंड कीजिए। आप इसका गुणनखंड जब करेंगे तो ये होगा आपका 3 7 21 और 3 5 15। यहाँ पे देख लीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 बार और 5 एक बार। इसका गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। बेसिक करणी का रूल है कि जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ देखिए दोनों बन गए, यानी ये 3 गुणे 5 बाहर आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 15, यानी 225 का जो वर्गमूल कितना आया? 15। अब तो ये करणी से बाहर आ गया है, तो क्या ये परिमेय है? क्या परिमेय? अब ये क्या हो गया? परिमेय। ठीक, ये क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या। जो करणी से बाहर निकल जाएगी वो हो जाएगी परिमेय, और जो करणी से बाहर नहीं निकलेगी वो हो जाएगी अपरिमेय। ठीक, चलिए ये दोनों समझ में आ गया। इन तीनों को समझते हैं। यही क्वेश्चन में देखिए, नीचे नहीं लिखेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए 0.3796। पहले तो ये क्या, ये शांत है कि अशांत? ये कट गया है, कहीं ना रिपीट कर रहा है ना तो कहीं डॉट डॉट लगा है, मतलब न तो ये रिपीट कर रहा है ना तो कुछ कर रहा है, यानी ये कट गया पूरी तरह से। यानी क्या है ये? शांत। हमने क्या था, शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन इसी रूप के, इसमें हम डायग्राम पहले देख लीजिए। तो जब हमने बताया था आपका दशमलव वाला, दशमलव संख्या यहां बनाए थे हम शांत, यहां बनाए थे हम अशांत। अशांत के 2 पार्ट हमने बना दिए थे। पहला आवर्ती यानी जो रिपीट कर रहा है, दूसरा अनावर्ती। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यानी ये और ये दशमलव संख्या है, ये क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। सिर्फ यही अकेला क्या होता है? अपरिमेय होते हैं। क्या होता है? ये अकेला अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये शांत है, शांत है क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, 0.7478, 478, ये डॉट डॉट, इसका मतलब 478, 478, 478 ऐसे आ रहा है, यानी ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। यानी जो रिपीट करता है उसको क्या कहते हैं? आवर्ती। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 7.478,
बार लगा दीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये आवर्ती है, रिपीट कर रहा है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। क्या परिमेय? ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या, यानी ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या। चलिए पांचवा देखिए, ये ध्यान से देखिए, 01, 001, फिर 0001, फिर 401। देखिए ये ना तो रिपीट कर रही है और ना ही ये शांत है, ठीक, यानी दोनों, यानी ये क्या है? अनावर्ती है। तो अनावर्ती संख्या क्या होती है? अपरिमेय, यानी ये क्या हो गई? आपकी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? पांचवी, अपरिमेय। यानी पहली और पांचवी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है, और बाकी सभी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 1.3 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब 1.4 देखते हैं। 1.4 का पहला क्वेश्चन है, उत्तरोर्धन आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 इसको क्या करना है? संख्या रेखा पर दिखाना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, लेकिन उत्तरोर्धन करिए। ठीक, उत्तरोर्धन कैसे किया जाता है? देखिए, मतलब ये कि आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, और इसको चाहे जैसे आप दिखाइए। दशमलव के बाद 3 अंक है, ये केवल 3 होता तो आसानी से आप दिखा सकते थे पूर्णांक बना के, दशमलव के बाद 3 अंक है। देखिए कैसे दिखाएंगे। पहले एक बनाते हैं, ये आपका सॉल्व है। देखिए हम बनाते हैं 0 से। यहाँ मान लीजिए कि एक और बना देते हैं -1। ये 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 5 तक ऐसे बना देते हैं। आगे भी बना सकते हैं 6, 7, कोई दिक्कत नहीं। हमको काम ये है कि 3.765 ये आएगा कहाँ? ये आएगा आपका 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में यहीं कहीं होगा वो, चाहे जहां भी होगा। अब क्या करते हैं, यानी इस 3 और 4 को एक क्रम बनाते हैं, 3 और 4 के बीच में। इस ग्राफ में ऐसे बनाइएगा, यहां बनाइए आप 3 और यहां है आपका 4। अब आपको 3 और 4 के बीच में इसको दिखाना है, शो कैसे होगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 2, 3, यहाँ बनाइए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, ये हो गया। अब देखिए 3.123 ऐसे दशमलव हमने कर दिया। आपको क्या 3.765, इसका मतलब यह है कि 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, यानी ये यहां पे आएगा। कहां आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच की बात है। एक और ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाइए और यहाँ लिखिए 3.7 और यहाँ होगा 3.8। बनाइए 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78 और 3.79। ठीक, ये हो गया। लेकिन ये दशमलव के 2 ही अंक तक, अभी हमको लाना है 3 अंक तक। अब देखिए 3.765 ये कहाँ आएगा? यानी ये आएगा आपका 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। अब इसका जो है उत्तरोर्धन करते हैं, यही है उत्तरोर्धन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? उत्तरोर्धन की। 3.76 और यहाँ है आपका 3.77, इसके बीच में आपका क्या क्या आएगा? 3.761, 3.762, 3.763,
3.764, 3.765, 3.766, 3.777, सॉरी 767, 3.768 और 3.769। आ गया समझ में? उत्तरोर्धन क्यों किया गया पहले यहाँ पे ध्यान समझिए। इसका मतलब ये जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों इसी के अंदर है, ठीक है, इसी तीनों चार के बीच में अंदर है। हम इतना छोटा छोटा इसमें नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने इसका उत्तरोर्धन करके बाहर कर दिया है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिएगा 3.7 और 3.8 के बीच की बात कर रहा है वहां पे, तो इसके बीच में ये 10 संख्याएं दिखाना असंभव था। हमने इसको उसी का हिस्सा उठा के बाहर कर दिया है। अभी भी ये 2-2 अंक पे थे, हमको लाना था 3 अंक पे, तो हमने ये जो है 3.765 ये आपका आएगा 3.75 और 3.76 के बीच में। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हमने इसको देखिएगा 3.76 और 3.77 के बीच में कीजिएगा तो 3.77 के बीच में, ठीक, 3.76 और 3.77 के बीच में। अब इसके बीच की बात कर रहा था यहाँ पे, इसलिए हमको इसके बीच का हिस्सा बाहर निकालना पड़ा। यहाँ पे दिखाना हमको क्या 3.765, तो कहाँ है आपका 3.765? यहाँ है आपका 3.765। ऐसे ही आप गोला बना के इसको शो कर दीजिएगा। यही आपका हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन उत्तरोर्धन की सहायता से, ठीक। ये हो गया आपका 1.4 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, काफी टाइम लग रहा है, आप लोग कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। उसमें भी है, इसमें है आपका प्रश्न नंबर दूसरे में है 4 दशमलव स्थानों का संख्या रेखा पर 4.26। ध्यान देखिएगा 4.26 ऐसे बार लगा दिया है। इसको दशमलव के 4 अंक तक करना है, तो इसका मतलब क्या होगा 2626। आपको ऐसे संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। आपको ऐसे ही बनाइएगा, पहले 4 और 5 के बीच में शो कीजिएगा, क्योंकि 4.26 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 और 5 बीच की शो, फिर इसका उत्तरोर्धन बनाइएगा, फिर 2 और 6, इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में आएगा। इस तरह से आप इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो आप कर लेंगे। चलिए मिटा रहे हैं इसको, यानी ये आपका 1.4 सिर्फ यही है, ये जो आपके उत्तरोर्धन की प्रक्रिया थी इसमें। अब 1.5 देखते हैं। 1.5 में जो पहला प्रश्न है उसका, इसमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों को एक बार लिख देते हैं। 2 माइनस करड़ी में 5, 3 प्लस करड़ी में 23 ब्रैकेट बंद, फिर है करड़ी में 23। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7, ये प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपका 1 बटा करड़ी में 2 और पांचवा है 2 पाई। क्या है आपका 2 पाई, ये पाई है आपका। पांचों प्रश्नों में इसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी अपरिमेय है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका 2 माइनस करड़ी में 5, तो क्या हमने ये बताया था कि जो करड़ी में 5 है क्या ये बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि 5 का कोई गुणनखंड नहीं होता, ये अपरिमेय है। यानी ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, क्योंकि करड़ी में 5 क्या है अपरिमेय है। एक और रूल होता है, रूल ये है कि यदि परिमेय संख्या और यहाँ पे क्या है घटाना है, अंतर है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यानी आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा अपरिमेय, क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा वाला प्रश्न है
3 करड़ी में 23। जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर करड़ी में 23, सेम टू सेम है, प्लस माइनस ये कट गया, ये क्या हो गया 3, यानी ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। गलती मत कीजिएगा, करड़ी में 23 बाहर नहीं आएगा तो ये क्या होगी आपकी अपरिमेय। ठीक है, करड़ी में 23 बाहर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस सेम टू सेम है तो ये दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। ठीक, करड़ी में 23 में से करड़ी में 23 जाएगा, 0 हो जाएगा, या प्लस माइनस से काट दीजिए, यहाँ कितना आ गया 3, यानी क्या हो गया ये परिमेय संख्या। तीसरा वाला देखिए, 2 करड़ी में 7/7 करड़ी में 7। देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों गुणे में है, भिन्न में है, सेम टू सेम है, कट गए, क्या बचा 2/7। क्या है ये परिमेय, P/Q के रूप में, इसमें करड़ी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि करड़ी कट गई, कैंसिल हो गई। ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है, आपकी परिमेय संख्या। अच्छा चौथा देखिएगा, ये है आपका 1/करड़ी में 2। क्या है 1/करड़ी में 2। तो यहाँ पे देखिए करड़ी नहीं हटने वाली, नहीं तो किससे कट रही है, नहीं तो इसका पेयर बन के हट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। एक और लास्ट में है 2π। देखिए पाई पहली चीज, ये जो है आपकी कोई आपकी, ये ध्यान से देखिएगा, ये ये कोई अचर संख्या नहीं है, पहली चीज। और पाई को क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या माना जाता है। क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या का गुणा जब अपरिमेय संख्या में होता है वो क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या होता है 2π। आपके पांचों प्रश्न हो गए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि पाई का क्या रूल है, क्यों ये अपरिमेय संख्या होता है, क्यों ये अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या का एक जो उसका बेसिक फार्मूला है, मतलब जो डिफिनीशन है, वो ये है कि जो परिमेय संख्या होती है वो सदैव अंकों में होती है, यानी अचर संख्या में होती है। ये अचर संख्या में आती नहीं है, पहली शर्त, ये इसकी पहली शर्त नहीं पूरा कर पाती। और प्लस पाई का मान जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अशांत और अनावर्ती हो जाता है, क्योंकि 22/7 जब आप सॉल्व करेंगे, 22/7 होता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं होता, सिर्फ इसको माना गया है। तो 22/7 तो परिमेय होता है। अगर कहीं लिख दिया जाए कि 22/7 क्या है तो परिमेय है, लेकिन जब 22/7 को आप पाई के रूप में ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका अपरिमेय। 22/7 P/Q के रूप में परिमेय है, लेकिन ये पाई के रूप में है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये एक चर संख्या है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा इसका, इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न, पहला दिए 3 + करड़ी में 3, 3 + करड़ी में 3, और फिर ब्रैकेट में है 2 + करड़ी में 2। हम चारों प्रश्न लिख देते हैं। 3 + करड़ी में 3, फिर ब्रैकेट में 3 - करड़ी में 3। तीसरा प्रश्न है आपका 5 + करड़ी में 2, इसका होल स्क्वायर, और 5 यानी करड़ी में 5 + करड़ी में 2, और एक ब्रैकेट में करड़ी में 5 - करड़ी में 2। ये आपका है, पहले वाले माइनस है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये प्रश्न है आपका, इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। ये जो व्यंजक है उसको क्या करना है, सरल करना है। सरल, देखिए हम एक ही क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं आपको, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन में जो है आपको, चलिए तीसरा देखिए, करड़ी 5 + करड़ी में 2, इसका स्क्वायर है।
आप जानते हैं जैसे x के ऊपर 5 लिख दिया गया तो आप क्या करते हैं, 5 बार ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे 5 बार। वैसे इसके ऊपर 2 है, ये कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। यानी इसको लिख सकते हैं करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, अगले ब्रैकेट में फिर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। इसको बीजगणित के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फैक्टर से हम बता रहे हैं यहाँ पे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी रूप का हो गया जैसे सब बाकी तीनों है। इसमें आपको कैसे होगा सॉल्व, देखिए इसका पहले गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, पहला व्यंजक इन दोनों गुणा करेगा। करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 5 में जब होगा तो करड़ी हट जाएगी, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे कंप्लीट। 5 का गुणा 5 में तो करड़ी में 25 हो गया, फिर 5 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो ये करड़ी में 5 गुना 10 हो गया, फिर 2 का गुणा 5 में सब प्लस में है, सभी साइन प्लस में ही रहेंगे। करड़ी में 2 इसका हो जाएगा करड़ी में 10 प्लस 2 का गुणा करड़ी में 2 हो गया तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 4। अच्छा 25 जो है ये परिमेय संख्या है, कैसे इसको जो बाहर निकालेंगे ना तो ये 5 का पेयर ऐसे बना देंगे, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 10, सेम टू सेम है, करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 10 2 करड़ी में 10। ये आपका पेयर 2 गुणे 2 का बनाएंगे, ये 5 हो गया, ये 2 करड़ी में 10 हो गया, ये पेयर बना के आपका 2 निकल गया। 5 और 2 जोड़ दीजिए 7 और प्लस 2 करड़ी में 10। ये इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन। अब बाकी तीनों आप लोग कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही रूल पे सब प्रश्न है, तो इस प्रश्न का हम एक प्रश्न आपको बता दिए यहाँ पे, ऐसे ही करिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस में, जब माइनस का पूरा प्लस में होता है तो माइनस होता है, ये आप जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, बाकी आप सरल कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो सभी सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, सॉल्व करना नहीं है इसको, बस कुछ अजीब है, ध्यान देखिए। प्रश्न में आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। देखिए ये प्रश्न में दिया है कि पाई बराबर सी अपान डी, अभी हम इसको समझाते हैं कैसे। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ध्यान देखिए, ये जो क्वेश्चन ये दे रहा है, पहले हम जानते हैं पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न समझिएगा, सबसे बड़ी समस्या प्रश्न की है। प्रश्न में कह रहा है कि पाई का मान होता है सी अपान डी। पाई का मान क्या होता है? सी अपान डी। एक्चुअली ये आप लोग जानते होंगे, पहले हिंदी में देखो, वृत्त की परिधि, तब समझ में आएगा। जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक। अगर वृत्त की परिधि को सी, यहाँ वृत्त की परिधि क्या है? सी, और ये हम कर देते हैं 2r गुणे पाई। 2r को ही ये त्रिज्या है, 2r को क्या कहते हैं? डायमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं? डायमीटर, यानी डी। c बराबर d इंटू पाई हो गया। अब d इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में, यानी भाग के रूप में। पाई की वैल्यू क्या है? c अपान डी, वही वो आपको दिया है। ये कह रहा है कि अगर c अपान डी, ये ध्यान से, अगर c क्या है? परिमेय संख्या है। इसको मान लो कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, वो परिमेय है, और d भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो सकती है। तो क्या पाई परिमेय संख्या नहीं हो सकती? प्रश्न ये पूछा, यही अंतर विरोध करता हुआ पूछा है। तो ध्यान देखिएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बस इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कीजिए, आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में जो हम बोल दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। C परिमेय संख्या है, D परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या रहेंगी, ठीक, परिमेय रहेंगी, अपरिमेय रहेंगी, ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। चाहे ये परिमेय रहे चाहे ये अपरिमेय रहे, लेकिन पाई सदैव अपरिमेय रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका ये पहले से रूल बन गया है कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, चाहे वो कुछ भी हो। सी और डी की वैल्यू से इससे कोई लेना देना नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट के रूप में है, ठीक। यानी ये कभी, कॉन्सोनेंट क्या होता है? कभी नहीं बदलता।
जो कभी नहीं बदलता उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सी अपान डी से क्या लेना देना है। चलिए प्रश्न नंबर इसका 4 देखिएगा। 4 आप लोग कर लीजिए। यह है 9.3 करड़ी में, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। अभी उत्तरोर्धन की सहायता से हमने दिखाया है पिछले प्रश्न में। पहले इसका वो क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। पहले इसका वर्गमूल निकालिएगा, फिर उत्तरोर्धन की सहायता से उत्तरोर्धन की सहायता से आप इसको क्या कीजिएगा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में परमेयीकरण के लिए कहा है। क्या करना है आपको, परमेयीकरण करना है इसका पहला प्रश्न है आपका 1/7। इसका परमेयीकरण करना है आपको। इसमें क्या करेंगे, करड़ी में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। ये प्रश्न हमने आपको बताया भी है। इसका ऊपर का ऊपर पूरा हो गया करड़ी में 7 और नीचे ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 7। ये प्रश्न आपका ये हो गया आपका परमेयीकरण। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न 1/7 में 7 - करड़ी में 6। ये क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। इसको करना है परमेयीकरण। हमने बताया था यहाँ पे देखिए, करड़ी में 7 - करड़ी में 6, हर के साइन के विपरीत ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। यानी करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। इस साइन के विपरीत सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। इसी को कहते हैं परमेयीकरण। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, परमेयीकरण। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करते हैं। चलिए, 1 का गुणा इसमें होगा तो वही संख्या रहेगी, यानी करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसका गुणा करते हैं। पहले करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 में करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। ठीक, सेम टू सेम संख्या रहता है। अगर दोनों करड़ी में है और सेम टू सेम संख्या तो करड़ी उसकी हट जाती है। ये अभी हम सॉल्व करके बता भी चुके हैं। फिर करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 6 में होगा। देखिए दोनों प्लस में हो जाएगा, प्लस 7 6 42। फिर -6 का गुणा प्लस 7 में होगा तो माइनस गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस आ जाता है। ये भी हो जाएगा माइनस करड़ी में 42। फिर माइनस का गुणा जब प्लस में होगा यानी 6 का इसमें जब होगा तो करड़ी हट जाएगी और ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, -6। देखिए सेम टू सेम है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। ऊपर क्या है, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, नीचे है 7 - 6 यानी 7 - 6। 7 में 6 गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, 1 की वैल्यू ऊपर रहता तो रहता, हर में नीचे में रहेगा सिर्फ 1, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भिन्न के रूप में। ये आपका हो गया परमेयीकरण का आंसर। चलिए ध्यान से देख लीजिए और कुछ प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, परमेयीकरण आप कीजिएगा। जैसे तीसरा प्रश्न है 1/करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। ठीक, अब परमेयीकरण कैसे क्या करेंगे, इस साइन के विपरीत, यानी करड़ी में 5 - करड़ी में 2, फिर करड़ी में 5 - करड़ी में 2, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो बताइएगा। चौथा प्रश्न इसका देखिएगा, 1/करड़ी में 7 - 2 है। ये है करड़ी में 7 - 2। इसका परमेयीकरण कैसे करेंगे, इस साइन के विपरीत, यानी करड़ी में 7 प्लस 2, करड़ी में 7 प्लस 2। ठीक, अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा इसका भी। फिर एक और है, सॉरी सिर्फ 4 प्रश्न थे तो ये आप कर लीजिएगा। परमेयीकरण कैसे किया जाता है, हम जब इसका पहले टॉपिक बता रहे तब भी बताएं, और ये भी इसमें भी 2 प्रश्न आपको करके दिखा दिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है। लास्ट है आपकी 1.6, इस प्रश्नावली का लास्ट अभ्यास प्रश्नावली है।
इसमें सभी क्वेश्चन घात घातांक से हैं, जो लास्ट में हम समझाए थे आपको पाठ्यक्रम में। पहला क्वेश्चन इसका है 64 के पावर 1/2। ध्यान से कि सभी प्रश्न आपको बताते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने घात घातांक नहीं देखा होगा। 64 के पावर 1/2 इसको कैसे सरल करते हैं? 64 का फैक्टर करते हैं पहले। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ये 64 का गुणनखंड हो गया। इसकी पावर क्या है? 1/2। देखिए काउंटिंग कीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो जानते ही होंगे। अब इसके पावर है 1/2, यानी कि इसके पावर ये 1/2। जब पावर का पावर, ध्यान दीजिएगा, यानी जैसे मान लीजिए a के पावर m है, इसके पावर n है, अगर ये रूल होता है तो ये हो जाता है a के पावर mn, दोनों क्या होते हैं? गुणा हो जाते हैं। दोनों घात क्या होते हैं? गुणा हो जाता है। अगर घात के ऊपर घात है तो क्या होता है? घात का गुणा हो जाता है। a के पावर mn, इसका क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 गुणे 1/2, यानी 2 तिहाई 6 कैंसिल हो गया क्योंकि ये बटे में था, तो हो जाएगा क्या बचा? 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर क्या आ गया? 8। ये फार्मूला यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसका फार्मूला यही उपयोग हुआ है इसमें। ये बेसिक फार्मूले हैं घात घातांक के। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। इसका दूसरा देखिएगा, 32 के पावर 1/5। सेम प्रश्न वैसे ही है। 32 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, इसके पावर क्या है? 1/5। अच्छा 2 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4 और 5, 2 के पावर 5, इसके पावर क्या होगा? 1/5 दिया गया है। हमने बताया था घात, जब घात के पावर घात होता है तो घात का क्या हो जाता है? गुणा। तो गुणा कर दीजिए आप भी। 2 के पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, यानी क्या बचा? 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। ध्यान दीजिएगा, वही फार्मूला, a के पावर m उसके पावर n, तो इसका क्या होता है? a के पावर mn, a के पावर mn। ठीक, चलिए इसी टाइप से जो है एक और प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। 125 के पावर 1/3, ये आप लोग कीजिए। 125 के पावर 1/3, पहले 125 का गुणनखंड कीजिएगा, उसके बाद इसके पावर 1/3 कीजिएगा, तो जो इसकी पावर आएगी उसकी पावर से ऐसे ही गुणा कर दीजिएगा। तो कट रहा है तो काट दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में। इसमें भी 3 प्रश्न है, पहले तीनों प्रश्न आपके लिखते हैं। 9 के पावर है 3/2, इसको सरल करना है। 32 के पावर है 3/5, इसके बाद है 2/5 है, 2/5। तीसरा प्रश्न 16 के पावर 3/4, इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही 9 को क्या कर सकते हैं? 3 गुणे 3, इसके पावर है 3/2। चलो देखो कितनी बार है? 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इसको, उसके पावर है 3/2। वही घात घातांक का रूल, घात घात का क्या होता है? गुणा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 गुणे 3/2, तो 2 यहाँ ऊपर नीचे अंश और हर के रूप में कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 3 के पावर क्या बचा? सिर्फ 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिके 27 हो गया। इसको देखिए 32 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार इसका गुणनखंड बनेगा, 5 बार, इसके पावर 2/5। कितनी बार है? 5 बार। क्या लिखेंगे? 2 के पावर 5, इसके पावर 2/5। अच्छा अब घात घातांक का इसमें भी गुणा कीजिए,
5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा आपका 4। पहले का 27, दूसरे का 4। इसका देखिए, इस 16 को क्या कर सकते हैं, 4 बार इसका गुणनखंड होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके पावर है 3/4, तो ये 4 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसके पावर है 3/4। और इसका घात का गुणा कीजिए, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट गया, सॉरी 2 के पावर आपका हो गया 2 के पावर 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 8, 2 दूना 4 दूना, समझ में आ गया होगा। अभी दोनों में कौन सा रूल लगा है, ध्यान दीजिएगा, बस वही रूल लगा है, a के पावर m और इसके पावर n, दोनों प्रश्नों में, पहले वाले में दूसरे वाले में। a के पावर क्या होगा m n, यानी पावर का पावर में गुणा, इसी रूल पे। तो इसको उतार लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। एक प्रश्न और बचा है, इसके बाद आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपका 2 की पावर 2/3, 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 1/5, ये दिया गया है आपका 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5। अब ध्यान से जो पहला वाला रूल हम बताए थे वो याद होगा, e की पावर n गुणे e की पावर n, ये गुणे का साइन है, ठीक, घातांक में दशमलव नहीं लगते हैं, अगर दशमलव लगता तो यहाँ लगता, ये इसका मतलब इंटू मतलब गुणा, a की पावर m, a की पावर n, यहाँ पे बेस सेम है, इसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यही रूल बताया था, यही सूत्र था। a के पावर यहाँ बेस सेम है, जिसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए बेस सेम है, इसके घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, इसके घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। हमने दोनों घात को जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, भिन्न के रूप में ऊपर आधार 2 ही रहेगा, इसका क्या होगा 3 × 5 = 15 मल्टीप्लाई 5 का इधर होगा तो 5 दूना 10, 3 का इधर होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3। सॉल्व करेंगे तो 10 और 3 13 हो गया, 13/5, 2 के पावर 13/15 होगा, यही आपका आंसर है पहले का। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है 1/3 के पावर 3 और इसके पावर है आपके 7, ठीक, वही रूल जो इसके पहले दूसरे वाले प्रश्न में था, घात का क्या होता है, गुणा होता है। पहले देखिए यहाँ पे इस घात का इसमें गुणा होगा, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जिस भी संख्या के पावर कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, 1 के पावर 1 है तो इसका गुणा 7 से होगा, फिर यहाँ पे 3 के पावर 3 है, इसका गुणा 7 से होगा, हो गया। 1 का गुणा 7 में होगा तो क्या होगा 1 के पावर 7 और 3 के पावर क्या होगा 3 × 7 = 21। 1 के पावर 7 का कोई मतलब नहीं है, ठीक, 1 के पावर 7 मतलब एक का जितना भी गुणा करो 1 ही होगा, ये हो गया 3 के पावर 21। देखिए या तो यहीं छोड़ दीजिए, ये भी सही है। एक रूल और बताए थे हम कि अगर a के पावर m ऐसे करके, अगर हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं अंश के रूप में, a के पावर m है तो ये ऊपर आके क्या होगा, अपना घात का साइन चेंज कर लेता है, यानी ये 3 के पावर 21 नीचे अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 के पावर -21। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर सही है। चलिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर उसके बाद जो है आपका समाप्त हो जाएगा पहला चैप्टर। लास्ट 11 के पावर 1/2 अपॉन 11 के पावर 1/4, ये है, ठीक। अच्छा, इसको एक और रूप में दे सकता था, ऐसे भी 11 के पावर 1/2 भागे 11 के पावर 1/4। बात वही है, अगर भाग रहता है तो आप क्या करते, बट्टे में करते हैं, 11 के पावर 1/2 भागे 11 के पावर 1/4, बात दोनों का एक ही है। रूल देखिए कौन सा लगा, a के पावर m / a के पावर n, अगर बेस सेम टू सेम है, बेस यानी आधार सेम है
और साइन क्या है, भाग का है, तो इसके घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। क्या होते हैं, घट जाते हैं, m माइनस n। बस सिंपल। इसमें क्या होगा, आधार सेम है, भाग का साइन है, घात घट जाएंगे, 11 का 1/2 माइनस 1/4। सॉल्व कर दीजिए, ऊपर भिन्न के रूप में है, यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 2 4 का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर पूरा कर देंगे, 2 1 कम 2, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर पूरा होगा 1। तो यानी इसको करेंगे तो 11, 2 में से 1 गया 1/4, यानी 11 के पावर 1/4, ये आंसर हो गया। और ये आपका पूरा यानी पहला चैप्टर क्लास 9th का मैथ का एनसीईआरटी सरकारी बुक का पूरा सॉल्यूशन है। इसमें सभी प्रश्न आपके हैं, और जो हमने पहले वीडियो में बताया वो सभी कॉन्सेप्ट थे इसके। आपने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, आपने पूरा इसका सॉल्यूशन देख लिया, कोई प्रश्न नहीं बचा है। और आपको अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।